नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर वैशाली के महुआ से, जहां पर एक बेकाबू ट्रक रेलिंग को तोड़ते हुए जाकर पुल से आधा लटक जाता है। बताया जा रहा है कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए एक शराबी इस तरीके से पानी में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। राहत ये रही कि जिस दौरान ये पुल रेलिंग को तोड़कर जिस तरीके से ट्रक आधा लटका हुआ आपको दिख रहा है, उस दौरान इस पुल पर आवाजाही लोगों की कम थी, वाहनों का परिचालन कम था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकते थे, जान माल का नुकसान हो सकता था। हालांकि इस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब इस रेलिंग जो इसमें ये ट्रक इस वक्त फंसा हुआ आपको तस्वीरों में दिख रहा है, इसे निकालकर थाने लाने की कवायद पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो आपको बताते चलें कि ये पूरी घटना महुआ थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर महुआ बाजार के पास एक पुल के दौरान हुई है। और ये देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ट्रक का आधा हिस्सा जो है वो पुल से बाहर की तरफ लटका हुआ दिख रहा है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हालांकि पकड़ लिया है। शराबी ट्रक ड्राइवर की करतूत इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। अभी हम सुबह अभी मॉर्निंग वॉक में जब निकले तो देखे कि ये यहाँ नदी के डिवाइडर तोड़ करके और ट्रक जो है लटका हुआ है। इसमें हमको लगता है ये ड्राइवर के गाड़ी का जो है स्टेयरिंग फेल हो जाने या कोई तकनीकी खराबी के कारण गाड़ी नदी के नीचे लटक गया, बाल बच गया और ड्राइवर का कुछ हुआ नहीं। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के दो परिवारों के बीच, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट होती है और इस दौरान 11 लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर के इन दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। जमीन विवाद चाकूबाजी में, मारपीट में और हथियारों के साथ एक दूसरे की जान लेने पर आमादा भीड़ के रूप में तब्दील हो जाती है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इस हमले में दोनों ही पक्षों की तरफ से लोग जख्मी हुए। धान काटने के दौरान विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद ये मारपीट में तब्दील हो जाता है। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी और कार्रवाई जरूर होगी। तो पहले से शराब पी के हमारे द्वार पर आए थे और हम लोग हटा दिए, तो आज धान काटने बच्चे सब गए थे, तो वहाँ पर आकर सब मारे पीटे सबको। 10 आदमी था, उनका पूरा परिवार, हमारे 4-5 आदमी थे। बेगूसराय के चौराही गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें पिता 3 दिनों से लापता अपने बेटी की तलाश में जुटा है। पिता को आशंका है कि बेटी की हत्या कर दी गई और साजिश का आरोप बहू पर ही पिता की तरफ से लगाया जा रहा है। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिस दौरान ससुर का ये कहना है कि बेटे को लेकर बहू घर से निकली थी। रात के तकरीबन 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जिस दौरान ये दोनों घर से बाहर निकले, लेकिन 9 बजे बहू वापस आ जाती है। लेकिन बेटा 3 दिनों से लापता है और यही वजह है कि पिता की तरफ से साजिशन, बहू की तरफ से बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए अब मामला दर्ज कराया गया है। हमारे बेटे के साथ, बेटे को लेकर के वो 6 तारीख को जो है 8, 8:30 बजे में लेकर के पश्चिम में निकली। कौन लेकर चली गई? उनकी पत्नी। आपकी बहू है ना? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक, बोलिए। इसके बाद वो उधर से अकेले आधा घंटा के बाद 8:30 बजे इधर से गई है और 9, 9:30 बजते तो फिर आपस में चले आई। अकेली आई है? अकेले। एक मामला कल पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ है छौड़ाई को, तो छौड़ाई पुलिस इसमें जांच कर रही है। इसमें महिला से और बाकी लोगों से भी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इसमें टीम अपना काम कर रही है। इसमें भी बहुत जल्दी जो सच्चाई है उसका पता किया जाएगा। और बड़ी खबर भोजपुर से सामने आ रही है, जहां पर शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा प्रेमी, जिसे जमकर पीटा गया और उसकी मौत हो जाती है। हत्या का आरोप जो है वो प्रेमिका के घर वालों के ऊपर ही है और अब इस मामले में पुलिस की तरफ से प्रेमिका के पति, ससुर और घर के तमाम दूसरे लोगों को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई इस रूप में शुरू कर दी गई है। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए शख्स जो है उसके घर पहुंच गया था और इसी दौरान परिवार वालों की तरफ से इसकी पीट कर हत्या कर दी गई। फिलहाल प्रेमिका सहित कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
रात में हम ही नहीं कि जान मैंने कब आई बने आपके घर में घुसे थे? हाँ मतलब घुसल बने ही कहता कि घर में घुसल बने बाबा बिजली जब फुड़ बाजल बा तब हमारे मालिक उठ के इनका तो ढले बने। और बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आ रही है, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम को विरोध का सामना करना पड़ा है, जिस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पब्लिक और पुलिस के बीच भिड़ंत की खबरें सामने आ रही हैं। वैशाली से ये बड़ी खबर, जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस टीम जब पहुंची तो उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई है। पुलिस की तरफ से भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया गया। गुरोल थाना इलाके की यह घटना, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए टीम यहां पर पहुंची हुई थी दल बल के साथ, लेकिन लोगों के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। हालांकि लाठीचार्ज करने के बाद यहां से भीड़ तितर बितर हुई है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें इस वक्त बेहद तेजी से वायरल होती हुई। शराबबंदी वाले बिहार में शराबबंदी को लेकर तमाम कवायदे की गई ताकि शराबबंदी सफल हो सके। कई कानून, कई प्रावधान, नियम, संशोधन, समीक्षा बैठकों का दौर चला, लेकिन इन कानूनों से इतर शराब माफिया जैसे बेखौफ नजर आते हैं। नए नए तरकीब, नए नए हथकंडे तस्करी के लिए अपनाए जा रहे हैं। जलती हुई इन शराब भट्टियों को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। गंडक का दुर्गम दियारा, दूर दूर तक रेत और पानी ही पानी, जहां आना और जाना दोनों मुश्किल है। शराब की भट्टियों की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन देखिए शराब की धधकती इन भट्टियों को। यही वो जगह है जहां पुलिस और उत्पाद विभाग की नजर से बचकर शराब माफिया नशे का सामान बनाते हैं। लेकिन अब मद्य निषेध विभाग ने ड्रोन के जरिए इन भट्टियों को ढूंढ निकाला है और फिर बोट के जरिए नदी का सीना चीरते हुए मद्य निषेध की टीम तस्करों के ठिकाने तक पहुंच गई। ड्रोन के माध्यम से नाव भी रहता है, ड्रोन भी रहता है। पहले ड्रोन से चिन्हित करके हम लोग उस स्थल पे जाते हैं, दूरबीन भी है, सारे चीजों का यूज करते हैं हम लोग। तस्वीर गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा गांव की है, जहां शराब की 5 देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दिया। साथ ही 8000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया, लेकिन शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। आशा खैरा में मिले शराब बनाने वाले उपकरण, प्लास्टिक के ड्रम और मशीन को इकट्ठा कर आग के हवाले कर दिया गया। उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि गंडक नदी के दियारा इलाके में लगातार छापेमारी अभियान चलता रहेगा। लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे थे, बीच में कुछ कम हुआ था, फिर लग रहा है वो पानी घटा है जो गंडक का, उसके बाद फिर ही लोग अपना कार्रवाई शुरू किया है। तो हम लोग लगातार इस पर छापामारी कर रहे हैं। गंडक नदी के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा है। उम्मीद की जा रही है कि अब इस इलाके में शराब तस्करी पर लगाम लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। तो पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में कैसे शराबबंदी को पलीदा लगाया जा रहा है, कैसे शराब तस्कर बेखौफ हैं, कैसे शराब मिल रही है, बिक रही है, लोग इसका सेवन कर रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सुपौल के बकौर की ये तस्वीर देखिए, जहां पर एक शराबी को पुलिस ने पकड़ा और इसे जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंच गए। और पुलिस वालों के सामने ही ये शराबी कह रहा है कि वो एक रोज नहीं हर रोज पीता है, शराब मिलती है। क्या कुछ वो कह रहा है, जरा आप भी सुनिए। अच्छा, पुलिस पकड़ लिया हमको, वहाँ राजनीति के तहत से हमको पकड़ा गया है, जो बात है पकड़ा गया। हमको फर्क नहीं है, हम बोल रहे हैं कि थाना हमरे संग में साथ दे रहा था, आज हमको थाना हमको छोड़ दिया। फिर शराब तो बंद है बिहार में, फिर कैसे? बिहार में बंद थाना, मगर थाना आज हमको छोड़ दिया, कल थाना को हम छोड़ देंगे।
कैसे पी लिए आप शराब? हाँ? जब बिहार में बंद है शराब तो हम पुलिस के सामने में हम पीते थे। तो शराबी ये कह रहा है कि सब कुछ मिलता है, सब कुछ बिकता है और पुलिस वालों के संरक्षण में सब कुछ होता है। जब तक पुलिस आपके साथ है आप शराबी नहीं, आप पकड़े नहीं जाते। जिस दिन पुलिस वाले ने हाथ खींच लिया उस दिन आप पकड़े जाते हैं, आप शराबी कहलाते हैं। ये सच्चाई है पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार की, उस व्यवस्था की जिसके भरोसे शराबबंदी को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं गोपालगंज की, जहां पर कुचायकोट चेक पोस्ट पर नाकेबंदी के दौरान जब एक वाहन को पकड़ा गया, बाइक की जैसे ही यहां पर इस बाइक को पकड़ा गया, जब्त किया जाता है। इस बाइक की डिक्की का इस्तेमाल शराब ढोने के लिए किया जा रहा था, जहां पर शराब की बोतल को छिपा कर रखा गया था। शराब तस्कर भी हर रोज नई नई तरकीब, नए नए इजाद इस तरीके से तस्करी के कर रहे हैं ताकि वो पकड़े न जा पाएं, और इसीलिए डिक्की का इस्तेमाल शराब छिपा कर लाने के लिए किया जा रहा था। हालांकि इस दौरान इसे पकड़ लिया गया। 167 बोतल शराब के साथ पूर्वी चंपारण के रहने वाले 2 शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों शराब तस्कर यूपी से शराब की खेप को बाइक की डिक्की में छिपाकर बिहार लेकर आने की कोशिश में थे। पुलिस बाइक की सीट के अंदर से शराब को निकालती हुई नजर आ रही होगी। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। हालांकि पुलिस ने दोनों शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। चलिए 10 गो हो गया, 12 गो, 14। और चलिए अब आपको बेगूसराय भी लिए चले। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के वैष्णवी दुर्गा स्थान नाम सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ माता की दुर्गा के प्रतिमा स्थापित है और वहां लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन इसी दुर्गा स्थान का इस्तेमाल शराबी जो हैं वो अपने अड्डे के तौर पर कैसे कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैष्णवी दुर्गा स्थान, जहां पर असीम आस्था से जुड़ा हुआ यह स्थान है। श्रद्धालु यहाँ पर रोज पहुंचते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन इसी जगह का इस्तेमाल कैसे शराबी कर रहे हैं ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। शराब पार्टी यहाँ इस दुर्गा स्थान में की जा रही है। अब आप सोचेंगे कि दुर्गा स्थान में ये शराब पार्टी आखिर कैसे हो रही है, तो ये सब कुछ रोजाना की तरह यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जब कैद हुई हैं तो अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है। लेकिन तस्वीरें चिंताजनक हैं, सोचने वाली हैं कि आखिर कैसे शराब पीने और पिलाने का दौर जो है वो पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में चल रहा है और हर जगह चल रहा है। एक जिले की ये तस्वीर नहीं है, तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें रोजाना सामने आ रही हैं। और इसीलिए अब सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से नहीं, सत्ता पक्ष के सहयोगी भी शराबबंदी के औचित्य पर सवाल खड़े करने लगे हैं। तस्वीर देखिए, जहां पर शराब पार्टी के लिए इसे सुरक्षित स्थान मांगकर यहाँ पर शराबी मौजूद रहते हैं, शराब पार्टी की जाती है। स्थानीय लोग इसे लेकर नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता और इसीलिए लोगों की तरफ से भी चुप्पी साध ली जाती है। अब आक्रोशित लोग और पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई और तब जाकर ये तस्वीरें देखिए इस रूप में आपके सामने हैं। और ये 1 साल से यही सब चल रहा है यहाँ पे, दारू मुर्गा। ये ऑफिस वैष्णवी दुर्गा ऑफिस के मंदिर में ये दारू मुर्गा ये डेली चल रहा है। मुर्गा बना रहा था वैष्णवी दुर्गा स्थान पर, ये वैष्णवी दुर्गा स्थान मुर्गा बना रहा था लोग, इसी में लोग विरोध किया है। हम लोग आगे क्या हो रहा है, आगे कार्रवाई होगी, देगा लोग कार्रवाई होगी। समस्तीपुर के आरजेडी विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, इन्हें आप और हम सब भी बखूबी जानते हैं, लेकिन इनके बयान को जरा सुनिए। शराबबंदी को लेकर इन्होंने बड़ा अजीबोगरीब सा बयान दिया। बयान देते हुए अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि जिस तरीके से हथियारों पर भी पाबंदी है, लेकिन हथियार सब जगह मिलते हैं, बिकते हैं, लोग खरीदते हैं, शराबबंदी भी ठीक वैसे ही है। कानून तो है, लेकिन शराब मिल रही है, बिक रही है और लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं। आज में शरारती लोग होते हैं, जिस तरह बंदूक हथियार पर भी बैन है, लेकिन शायद ही कोई जिला गांव कस्बा होगा जहां बंदूक नहीं मिलता होगा। उसी तरह शराब में भी कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन शराब का बेचने वाले बेच रहे हैं
और कई लोग उसमें शामिल होते हैं। आपको लगता है कि कुछ लोग भी शामिल होते हैं, कुछ पुलिस के कर्मचारी लोग भी शामिल होते हैं। दुश्वारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये अच्छा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। किस तरीके से इस पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, जरा आप भी सुनिए। 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो सीट आपके पास प्रचंड बहुमत आई थी, उससे आप उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं? उसको वहां पर होल्ड करके कैसे रख सकते हैं? कहां से आपको ज्यादा सीटें मैं मिलेंगी? एरिया बता ही देता हूं आपको। हम दक्षिण में हमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, परिणाम लाएंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे, बंगाल में हम बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। 18 सीट से ज्यादा हैं? बंगाल में और ज्यादा? हाँ, बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। और बिहार में अब जगह हमारी बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से इम्प्रूवमेंट होगा। दोनों हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने 2019 में एनडीए के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त किया। 2014 में, 2019 में भाजपा ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया और 2024 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 2024 आने का इंतजार कीजिए, इसमें एक और नया रिकॉर्ड बनेगा। उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर आपके सामने होंगे। जैसे ही बयान सामने आए, बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ये सुनना भी जरूरी है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के बयानों पर हंसी भी आती है। अमित शाह जी कहते हैं कि बिहार में संभावनाएं हैं। अमित शाह जी 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव भूल गए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बिहार के अंदर 42 सभाएं की थी और प्रधानमंत्री के 42 सभाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने नकार दिया। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार में बीजेपी के लिए संभावना देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी को जो करना था, जितना दिन सत्ता में रहना था, वो पूरा हो गया। अब बीजेपी का नाम लेवा बिहार में कोई नहीं बचेगा और न बीजेपी का अब जमानत कहीं बचने वाला है। बीजेपी की उल्टी गिनती बिहार में शुरू हो गई है। अब आदरणीय गृह मंत्री जी अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भले उत्साहित करने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है बीजेपी को जितना सत्ता का सुख प्राप्त करना था उन्होंने प्राप्त कर लिया। बिहार में सत्ता से बाहर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिन पानी के मछली सी हो गई है और अब तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जान गई है कि चूंकि बिहार की जनता उनका फरेबी चेहरा पहचान चुकी है, इसलिए अब कभी भी वो बिहार में वापस सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व भी अब बहकी बातें करने लग गया है। बिहार के अंदर जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, विकास की गति धीमी हुई है और अपराध बेलगाम हुआ है। अब यहाँ की आम जनता इस बात को मानकर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही आने वाले समय में सुनहरा बिहार, अच्छा बिहार बन सकता है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट, अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। केदारनाथ गुप्ता जो हैं वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया कि केदार गुप्ता ही उनके प्रत्याशी होंगे और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा इस वक्त कर दी है। केदार गुप्ता को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और उसका स्टेट से लेकर केंद्र तक निर्णय होती है, विचार होता है। ये कोई व्यक्तिवाद की पार्टी है नहीं, कोई परिवारवाद की पार्टी है नहीं कि उठ करके किसी को भी घोषित कर दें।
पटना में भोजपुरी साहित्यकार कलाकार ब्रजकिशोर दुबे का शव उनके ही घर से बरामद किया गया और संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। इसे लेकर हालांकि अब पुलिस की तरफ से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जांच इस वक्त की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में मौत हुई है। उनका शव पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के अजंता कॉलोनी से बरामद किया गया। राजीव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले ब्रजकिशोर दुबे अजंता कॉलोनी में अपने दोस्त के आवास पर पहुंचे हुए थे, बताया जा रहा है, जहां पर उनका शव बाथरूम से बरामद किया गया। ब्रजकिशोर दुबे का पैर रस्सियों से बंधा हुआ था और कुर्सी पर औंधे मुंह वो पड़े हुए थे। भोजपुरी साहित्यकार का शव मिलने की खबर के बाद इलाके में सनसनी मच गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है और अब इसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन जिन परिस्थितियों में शव की बरामदगी की गई, इससे लेकर अब कई तरह के सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं। मेरे बच्चों से इतने सहज थे, कभी किसी को लगा ही नहीं कि वो इतने बड़े नाम हैं। सबके साथ बैठना, बोलना, खाना। मैंने जब बच्चों को सुनाया तो लगा जैसे हमारे घर की दुनिया ही उजड़ गई हो। कला जगत के बिहार के एक हस्ती ब्रजकिशोर दुबे जी की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत ही मर्माहत हूँ। बहुत दुखद ये घटना है और दुख और बढ़ जाता है जब ऐसे कलाकार की जो मृत्यु है वो संदेहास्पद तरीके से मृत्यु होती है। मतलब हत्या है या आत्महत्या, ये और दुख पैदा करता है। और अब बात संत समागम की करते हैं। बक्सर में 7 नवंबर से शुरू हुए संत समागम का आज समापन होना है और इसे लेकर के यहाँ इस संत समागम में जहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा लगा, कई नामचीन संत यहाँ पर पहुंचे, साथ ही साथ बड़े राजनीतिक चेहरे भी मंच पर नजर आए। संत समागम के समापन के दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भजन कीर्तन और यज्ञ में लोग शामिल हो रहे हैं और जायजा लिया है हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। बक्सर में चल रहे संत समागम का आज आखिरी तारीख है। संत समागम का यह जो मंच है वो आज समाप्त होगा। 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलने वाले संत समागम में अन्य 7 दिन जो है वो देश भर के बड़े जितने भी संत हैं उनकी यहाँ पे मौजूदगी रही। लोग यहाँ पे उनका श्रवण करते रहे। आपको बता दूं कि यहाँ पे इसकी जब शुरुआत हुई थी तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद जहाँ पे देश भर के बड़े तमाम जो संत हैं, अगर कहें कि यहाँ पे जो रामानुजाचार्य हैं वो हैं, राजवल्लभाचार्य जो है पद्म भूषण, वो यहाँ पे पहुंचे और तमाम देश भर के जितने भी संत महात्मा है वो यहाँ पे पहुंचे और पहुंच करके यहाँ पे लोग जो है वो विभाव हुए। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बक्सर के इस धरती पे कितने बड़े संख्या पे जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और हर दिन यहाँ से जो कथा है वो चल रही है। लेकिन आज इस संत समागम ये जो 7 दिनों तक चला उसका आज समापन होना है और यहाँ पे कई जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहे। मंच पर जहाँ संत महात्मा आए वहीं पे कई बड़े राजनीतिक जो चेहरे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो आज जो है इसका समापन होना है और इस समापन पे यहाँ पे लोगों के बीच जो है वो उत्साह देखा जा रहा है। 2020 में कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, उसी समय मुझे लगता है कि बक्सर। तो संत समागम का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन भी यहाँ पर हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, जिसमें राजनेताओं से लेकर तमाम नामचीन संत की मौजूदगी नजर आई और यहाँ संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान का आदान प्रदान किया गया। एक बेहद खूबसूरत यहाँ पर 7 नवंबर से चल रहे संत समागम का आज अंत होना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। 26 states,